Hello students, I am Abhay Kumar going to discuss part 6 of the chapter 9 Ray Optics and Optical Instruments of class 12. In this part, I am going to derive a very important formula, that is lens maker formula 1 by f is equal to n minus 1, 1 by r1 minus 1 by r2, and some problems based on this formula. इस पार्ट में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र डिराइव करने जा रहा हूं, जिसे लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस निर्माण सूत्र कहा जाता है। और यह फॉर्मूला किसी भी लेंस से डिराइव किया जा सकता है, कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्शन के कारण या कॉन्केव लेंस से रिफ्रैक्शन के कारण। Lens maker formula can be derived either from the refraction through a convex lens or refraction through a concave lens. But I am going to derive the lens maker formula using a convex lens. Although ray diagram formed in a concave lens due to refraction is shown in figure 2. But using figure 1, that is refraction through a convex lens, I am going to derive the lens maker formula. फिगर 1 में रिफ्रैक्शन थ्रू ए कॉन्वेक्स लेंस को डिमोन्स्ट्रेट किया गया है, दर्शाया गया है। एक उत्तल लेंस के द्वारा, उत्तल लेंस से अपवर्तन के द्वारा, एक उत्तल लेंस से अपवर्तन के कारण रे डायग्राम के हेल्प से फाइनल इमेज का फॉर्मेशन पॉइंट ऑब्जेक्ट पी का, जो कि लेंस के लेफ्ट साइड में है, और लेंस के दूसरे साइड में उसका रियल इमेज बनता है लेंस के दूसरे सरफेस से रिफ्रैक्शन के कारण, अपवर्तन के कारण। लेंस के पहले सरफेस पर कोई लाइट रे किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट पी से, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पर स्थित है, पॉइंट ऑब्जेक्ट पी लाइज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। प्रिंसिपल एक्सिस इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इन फिगर 1। यहाँ प्रकाश स्रोत एक बिंदु स्रोत है, जो कि प्रधान अक्ष, उत्तल लेंस के प्रधान अक्ष x डैश, जो कि उत्तल लेंस के प्रकाश केंद्र या उसके सेंटर से होकर के गुजरने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्षैतिज रेखा है प्रधान अक्ष, जो कि लेंस के प्रकाश केंद्र मध्य बिंदु से होकर गुजर रही है। और इस पर एक p बिंदु प्रकाश स्रोत है, जो बिंदु मात्र है, एक पॉइंट सोर्स है जिससे लाइट प्रोड्यूस हो रहा है। और एक लाइट रे तिरछे ढंग से ऑब्लिकली पॉइंट पी से प्रोड्यूस होकर के, पॉइंट ऑब्जेक्ट पी से प्रोड्यूस होकर के एक लाइट तिरछे ढंग से कॉन्वेक्स लेंस ए बी, यहाँ कॉन्वेक्स लेंस का नाम मैंने ए बी दिया है, रखा है, तो ए बी के फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर, फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस पर, जो कि AO1B है, उसके सी पॉइंट पर आपतित होती है, इंसिडेंट होती है एक प्रकाश किरण, जो कि बिंदु स्रोत, प्रधान अक्ष पर स्थित बिंदु स्रोत पी से उत्पन्न होती है। और इस लेंस ए बी के पहले गोलीय पृष्ठ AO1B के बिंदु सी पर आपतित होती है, इंसिडेंट होती है। और रिफ्रैक्शन के बाद, अपवर्तन के बाद यह CD दिशा में मुड़ जाती है। लेंस के अंदर प्रकाश किरण CD डायरेक्शन के अलॉन्ग बेंड कर जाती है, मुड़ जाती है, और D पॉइंट पर जाकर के लेंस के दूसरे गोलीय पृष्ठ AO2B पर फिर से आपतित होती है, पुनः आपतित होती है, अगेन इंसिडेंट होती है। अगर लेंस का, इस लेंस, उत्तल लेंस का दूसरा गोलीय पृष्ठ सेकेंड स्फेरिकल सरफेस AO2B, और इस सेकेंड स्फेरिकल सेल का जो पोल है वह O2 है, फर्स्ट स्फेरिकल सेल लेंस का AO1B है, उसका पोल O1 है। तो अगर लेंस का दूसरा स्फेरिकल सरफेस नहीं होता, AO2B नहीं होता, दूसरा गोलीय पृष्ठ AO2B नहीं होता, तो उस स्थिति में केवल बिंदु स्रोत P से, पॉइंट ऑब्जेक्ट P से चलने वाली जो किरण है
ऑब्लिक किरण, ऑब्लिक लाइट रे, तिरछी किरण, वह सी बिंदु पर गोलीय पृष्ठ के पहले, ये उत्तल लेंस के पहले गोलीय पृष्ठ A01B के सी बिंदु पर रिफ्रैक्शन के बाद जाकर के बिंदु O का बिंदु P का, वस्तु P का जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है उसका पॉइंट इमेज ही बनाती लेंस के दूसरे साइड में I डैश बिंदु पर। दैट इज पॉइंट इमेज I डैश will form at point I dash due to refraction of light through the first spherical surface A01B of the convex lens. But due to refraction of light again from the second spherical surface A02B of the lens, the final point image is formed at the principal axis at point I, where real image is formed. तो अगर पहले लेंस का दूसरा, अगर सतह लेंस का दूसरा गोलीय पृष्ठ नहीं होता, स्फेरिकल सरफेस A02B नहीं होता, तो पहले लेंस के पहले गोलीय पृष्ठ A01B, फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस O1B से रिफ्रैक्शन के कारण लाइट रे फोकस होती सीधे जाकर I डैश पर, और पॉइंट ऑब्जेक्ट P का पॉइंट इमेज ही बनता लेंस के दूसरे साइड में, और वह पॉइंट इमेज रियल इमेज होता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसलिए नहीं हुआ कि लेंस का दूसरा गोलीय, इस कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा गोलीय पृष्ठ सेकेंड स्फेरिकल सरफेस A02B प्रेजेंट है। यहाँ O2 लेंस के दूसरे गोलीय पृष्ठ का सेंटर है, पोल है, जबकि पहले गोलीय पृष्ठ फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस A01B लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस का, उसका सेंटर O1 है। तो रियल इमेज इसलिए I डैश पर नहीं बना, इसलिए कि लेंस का दूसरा सरफेस मौजूद है, और इससे रिफ्लेक्शन के कारण लाइट रे I डैश के पहले ही फोकस हो जाएगी सेकेंड सरफेस के कारण, लेंस के सेकेंड सरफेस के से रिफ्लेक्शन के कारण, और फाइनल इमेज फॉर्म होगा I पर, जो कि इमेज डिस्टेंस होगा, जिसको कि हम V से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इमेज डिस्टेंस है, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से इस डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, या सेकेंड सरफेस के लिए है तो सेकेंड सरफेस के पोल से मेजर कर सकते हैं। लेकिन चूंकि लेंस थिन है, पतला है, इसलिए आप डिस्टेंस O2 से मेजर करें I का, या O से मेजर करें ऑप्टिकल सेंटर से, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से ही इसको मेजर करना चाहिए। लेकिन वास्तव में यह इमेज जो फॉर्म हो रहा है सेकेंड स्फेरिकल सरफेस के लिए इमेज है, O2I या OI। लेकिन चूंकि लेंस थिन है, इसलिए आप O2I मेजर करें या OI मेजर करें, दोनों डिस्टेंस नियरली सेम होगा, नियरली इक्वल होगा। चूंकि लेंस पतला है, यहाँ पर लेंस के थिकनेस को बहुत ही नेग्लिजिबल थिन लेंस इसको मानते हुए हम इस पर विचार किए हैं, इस पर रिफ्लेक्शन पर विचार किए हैं। तो अब I डैश दूसरे लेंस के दूसरे स्फेरिकल सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, इसलिए कि I डैश दूसरे लेंस के दूसरे गोलीय पृष्ठ के ठीक सामने है, जबकि एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट है पॉइंट ऑब्जेक्ट P, वह दूसरे लेंस के दूसरे स्फेरिकल सरफेस A02B के पीछे बैक में पड़ जा रहा है, बैक में हो जा रहा है। तो इसलिए सामने जो है I डैश होता, अगर सेकेंड लेंस का दूसरा सरफेस नहीं होता तो इसका इमेज, रियल इमेज ही फॉर्म होता I डैश पर, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन फिर भी इसको हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट सेकेंड सरफेस के रिफ्लेक्शन के लिए इसे वर्चुअल ऑब्जेक्ट माना जा सकता है, सपोज किया जा सकता है। तो नाउ अब रिफ्लेक्शन फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला, लेंस निर्माण सूत्र डिराइव करने के लिए हम सिंगल स्फेरिकल सरफेस से रिफ्लेक्शन का फार्मूला यूज करेंगे, जो कि हम कर चुके हैं पिछले पार्ट्स में, और वह फार्मूला है N2/V - N1/U = N2 - N1/R, जो कि सिंगल सरफेस से सिंगल स्फेरिकल सरफेस से रिफ्लेक्शन का फार्मूला है। और यहाँ उस फार्मूला को यहाँ इस थिन लेंस के दोनों स्फेरिकल सरफेस के लिए 1 by 1 करके अप्लाई करेंगे, बारी बारी से अप्लाई करेंगे, और फिर उस रिजल्ट को, जो रिजल्ट ऑब्टेन होगा दोनों सरफेस पर अप्लाई करने पर, दोनों स्फेरिकल सरफेस के लिए उस फार्मूला को अप्लाई करने के बाद उस रिजल्ट को हम ऐड कर देंगे। तो पूरे लेंस से, दोनों लेंस के दोनों पृष्ठों से, दोनों कर्व सरफेसेस से, लेंस के दोनों वक्र पृष्ठों से अपवर्तन के कारण जो सूत्र प्राप्त होगा, तो उसे हम लेंस निर्माण सूत्र कहते हैं। तो प्रत्येक लेंस से अपवर्तन के कारण जो फार्मूला है,
रिफ्रैक्शन फार्मूला ड्यू टू रिफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्फेरिकल सरफेस, उसका यूज करेंगे लेंस के दोनों कर्व सरफेस के लिए, और उसको दोनों को जो रिजल्ट है उसको दोनों को सम कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो उससे जो रिजल्टेंट होगा, परिणामी होगा, वह लेंस निर्माण सूत्र होगा। लेकिन उसको उस फार्मूला को का यूज यहाँ लेंस के, उत्तल लेंस के, कॉन्वेक्स लेंस के दोनों स्फेरिकल सरफेस पर अप्लाई करने के पहले हम सेकेंड फिगर पर भी विचार करते हैं। हालांकि ट्रीटमेंट हम करेंगे, जो डेरिवेशन करेंगे वो फर्स्ट फिगर के हेल्प से करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर कॉन्वेक्स लेंस के बदले कॉन्केव लेंस होता तब क्या होता? फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला तो सेम आएगा, लेकिन इमेज फॉर्मेशन में अंतर होगा। यहाँ इमेज जो फॉर्म होगा वह वर्चुअल इमेज होगा, रियल इमेज फॉर्म नहीं होगा। अब सपोज करते हैं एक्स डैश, सपोज किया जाता है कि प्रिंसिपल एक्सिस अवतल लेंस कॉन्केव लेंस का प्रधान अक्ष, इसके सेंटर से पास करने वाला, ऑप्टिकल सेंटर से पास करने वाला, अवतल लेंस के प्रकाश केंद्र से गुजरने वाली जो क्षैतिज रेखा है एक्स डैश, वह प्रधान अक्ष है, और उस पर उत्तल लेंस के लेफ्ट साइड में कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, जैसा कि उत्तल लेंस में भी है, कॉन्वेक्स लेंस के लेफ्ट साइड में भी पॉइंट ऑब्जेक्ट है जहाँ से लाइट चला है। और यह लाइट रे पी पॉइंट से चलने वाला लाइट रे लेंस के, अवतल लेंस के, कॉन्केव लेंस के फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस पर इंसिडेंट हुआ है। यहाँ मान लिया कि यहाँ पर भी ये सी पॉइंट पर इंसिडेंट हुआ। रिफ्रैक्शन के बाद ये बेंड कर गया लेंस के अंदर डी पॉइंट सी डी डायरेक्शन में, और फिर से जाकर लेंस के दूसरे, कॉन्केव लेंस के दूसरे गोलीय पृष्ठ, दूसरे अवतल, दूसरे गोलीय पृष्ठ के डी बिंदु पर इंसिडेंट होता है, और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये डाइवर्ज हो जाता है। अवतल लेंस चूँकि, कॉन्केव लेंस चूँकि लाइट रे को डाइवर्ज कर देता है प्रिंसिपल एक्सिस से दूर, तो ये डी डायरेक्शन में ये इमर्जेंट रे, मतलब रिफ्रैक्टेड रे डी डायरेक्शन में निकल जाता है ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस से दूर। अब अगर लाइट रे को यहाँ पर सी से, जहाँ से लाइट बेंड किया है फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन के कारण, कॉन्केव लेंस के फर्स्ट सरफेस, स्फेरिकल सरफेस से पर इंसिडेंट हुआ है किस पॉइंट पर? सी पॉइंट पर, और यहाँ रिफ्रैक्शन के कारण यहाँ लाइट रे बेंड किया है थोड़ा, यहाँ पर देखिए बेंड कर गया सी डी डायरेक्शन में। अब इस लाइट रे को यहाँ से सी से इसको पीछे की ओर प्रोड्यूस करेंगे जहाँ से बेंड किया है, तो फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन के कारण इमेज जो फॉर्म होगा, वर्चुअल इमेज, वह आई डैश पर फॉर्म होगा, जिसके कारण कॉन्केव लेंस से रिफ्रैक्शन के कारण। और अब सेकेंड कॉन्केव लेंस के सेकेंड सरफेस के डी पॉइंट पर लाइट जाकर के फिर से मीट किया है, फिर से इंसिडेंट किया है। अब इस डी पॉइंट से पर रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रे डी डायरेक्शन में रिफ्रैक्ट हो गया, अपवर्तित हो गया, बाहर निकल गया प्रिंसिपल एक्सिस से दूर डाइवर्ज होकर के। अब इस रे को अगर पीछे की ओर बढ़ाते हैं डी पॉइंट से होकर के, तो सेकेंड सरफेस से रिफ्रैक्शन के कारण जो वर्चुअल इमेज बनेगा, डॉटेड लाइन से इसको पीछे प्रोड्यूस किए हैं, तो ये फाइनल इमेज होगा जो कि सेकेंड सरफेस से रिफ्लेक्शन के कारण होगा, जो कि आई पर बनेगा, जो कि इमेज डिस्टेंस होगा। इस इमेज डिस्टेंस को हम मेजर कर सकते हैं सेकेंड लेंस के कॉन्केव लेंस के सेकेंड स्फेरिकल सरफेस के पोल से, या चूँकि लेंस पतला है तो उसको ऑप्टिकल सेंटर से भी मेजर किया जा सकता है, O2i या OI, विच इज़ द फाइनल इमेज, दैट इज V। और यहाँ पर फिर आई डैश जो होगा वह फिर से वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा आई डैश जो होगा, आई डैश इमेज कब होता? आई डैश इमेज तब होता जब लेंस का फर्स्ट सरफेस से रिफ्लेक्शन के कारण इमेज आई डैश पर बनता है, लेकिन सेकेंड लेंस से रिफ्लेक्शन के कारण फाइनल इमेज कहाँ पर फॉर्म होता है? आई पर फॉर्म होता है। तो इस प्रकार लेंस के दूसरे सरफेस के लिए आई डैश वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो ये V डैश, U के जगह V डैश हो जाएगा, और V के फाइनल इमेज तो आई पर फॉर्म होगा तो वह V होगा ही। और यहाँ पर एक दूसरा लाइट रे भी नॉर्मल इंसिडेंट का केस हो सकता है, प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग चल करके, और फाइनल इमेज कहाँ पर बनेगा? आई पर मीट करेगा। और पहला लाइट रे को तो पीछे रिफ्लेक्ट कर गया है, प्रिंसिपल एक्सिस से डाइवर्ज हो गया है, तो पीछे की ओर इसको प्रोड्यूस करने पर इमेज बन रहा है कहाँ पर? फाइनल इमेज आई पर। और लेकिन पॉइंट ऑब्जेक्ट से दूसरा लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग भी चल करके, ट्रेवल करके आई पर जाकर मीट कर सकता है। ये नॉर्मल इंसिडेंस का केस होगा, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के सतह के पृष्ठ के स्फेरिकल सरफेस के नॉर्मल जाकर के इंसिडेंट होगी। तो इस केस में भी यहाँ पर एक लाइट रे ट्रेवल कर सकती है प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग, प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग ट्रेवल कर सकती है प्रकाश किरण, और वह नॉर्मल इंसिडेंट होगा, मतलब लेंस के पृष्ठ के, लेंस का जो सरफेस है उसके नॉर्मल लंबवत दिशा में आपतित होगी। तो उस सिचुएशन में लंबवत जब आपतित होगी प्रकाश किरण, तो लंब भी जो सपोज करेंगे, इमेजनरी लाइन जो लंब पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर जो नॉर्मल इंसिडेंट करेंगे, लंब का मतलब नॉर्मल, अंग्रेजी में उसे नॉर्मल कहा जाता है, हिंदी में लंब। तो
जो नॉर्मल ड्रॉन किया जाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस O1 पर, जब लाइट रे लेंस के कॉन्वेक्स लेंस के पृष्ठ के सरफेस के नॉर्मल इंसिडेंस होगी इसके अलोंग, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, तो नॉर्मल उसी के अलोंग ड्रॉन किया जाएगा, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल 0 हो जाएगा। तो स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, तो साइन आई 0 हो गया, तो उस सिचुएशन में साइन आर भी 0 होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होगा। इसलिए लाइट रे जब प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ट्रेवल करेगी तो उस सिचुएशन में लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद लाइट तो दूसरे मीडियम मतलब एयर से लेंस में और फिर लेंस से एयर में तो ट्रेवल करेगी, लेकिन बिना बेंड किए हुए ही रिफ्लेक्ट कर जाएगी, माने बिना मुड़े हुए ही बाहर निकल जाएगी। इसलिए कि नॉर्मल इंसिडेंस का केस हो गया, मतलब लंबवत आपतन की स्थिति हो गई, तो आपतन कोण भी माने जो नॉर्मल ड्रॉन किया जाएगा, और इंसिडेंट रे अब तो इसके अलोंग हो गया, PO1 के अलोंग हो गया, तो नॉर्मल भी लेंस के प्लेन के परपेंडिकुलर हम ड्रॉन करेंगे, इसके सरफेस के परपेंडिकुलर, इसी लाइन के अलोंग जैसा इंसिडेंट लाइट है उधर ही नॉर्मल होगा। इसलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस आपतन कोण का मान 0 हो जाएगा, आई का मान। तो स्नेल्स लॉ से म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 हो जाएगा उस सिचुएशन में। इसलिए लाइट रे सीधे बिना सेकेंड में लेंस को पार कर जाएगी बिना रिफ्रैक्ट हुए, मतलब लेंस में जब इंटर करेगी एयर से लेंस में, तो बिना बेंड किए हुए ही सीधे पार कर जाएगी, क्योंकि अपवर्तन कोण भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 हो गया। तो फिर फाइनल इमेज कहाँ पर फॉर्म होगा, ये दोनों लाइट रे एक तो तिरछा ढंग से इंसिडेंट होकर के C पॉइंट पर इंसिडेंट हुआ कॉन्वेक्स लेंस के, रिफ्रैक्शन के बाद CD दिशा में मुड़ गया, CD डायरेक्शन में मुड़ गया, और लेंस के दूसरे सतह के D पॉइंट पर, लेंस के दूसरे स्फेरिकल सरफेस AO2B के D पॉइंट पर फिर से इंसिडेंट हुआ, और रिफ्रैक्शन के बाद जाकर के मीट कर गया, मिला कहाँ पर, I पर। इसलिए पॉइंट ऑब्जेक्ट P का है लेंस के दूसरे साइड में रियल इमेज फॉर्म हुआ, जो कि पॉइंट इमेज ही होगा। यहाँ पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी पॉइंट के ही रूप में होगा, उस इमेज का कोई हाइट नहीं है। और ये आई डैश जो होगा, अगर लेंस का दूसरा गोलीय पृष्ठ नहीं होता AO2B, तो फर्स्ट सरफेस से, स्फेरिकल सरफेस से, लेंस कॉन्वेक्स लेंस के फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस से रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे बेंड किया CD डायरेक्शन में, और यह सीधे सीधे उसी स्ट्रेट लाइन में जाकर के प्रकाश जाकर के आई डैश पर फोकस होती है, और वहाँ भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता, रियल इमेज बनता, लेकिन अगर लेंस का दूसरा गोलीय स्फेरिकल सरफेस नहीं होता तो। लेकिन यहाँ पर लेंस के दूसरे स्फेरिकल सरफेस के कारण फाइनल इमेज आई पर बनता है, जो कि वास्तविक प्रतिबिंब होगा, रियल इमेज होगा, क्योंकि लाइट स्वतः जाकर इटसेल्फ जाकर के प्रिंसिपल एक्सिस के आई पॉइंट पर मीट किया है। और जबकि कॉन्केव लेंस से रिफ्लेक्शन के सिचुएशन में इस लाइट रे रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की ओर बढ़ाया गया है, प्रोड्यूस किया गया है डॉटेड लाइन से, और तब जाकर के फाइनल इमेज आई पर बना है सेकेंड सरफेस से रिफ्लेक्शन के कारण, जबकि फर्स्ट सरफेस से रिफ्लेक्शन के कारण वर्चुअल इमेज आई डैश पर बनता है। So now using the formula for refraction at a single spherical surface, N2 by V minus N1 by U equal to N2 minus N1 by R। लेंस के चूंकि लेंस दो स्फेरिकल सरफेस से फॉर्म है, इसलिए सिंगल स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला 1/1 करके लेंस के, इस कॉन्वेक्स लेंस के दोनों सरफेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आप कॉन्केव लेंस के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन किसी एक ट्रीटमेंट से, एक फिगर से हम निकालने जा रहे हैं। इससे भी लेंस मेकर फॉर्मूला उतना ही आएगा, केवल अंतर है इसमें वर्चुअल इमेज फॉर्म हुआ, लेकिन एग्जाम में केवल एक लेंस से आप निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक लेंस का यूज करके। तो यूजिंग द फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्फेरिकल सरफेस, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला at a single spherical surface, refraction at a single spherical surface is, single spherical surface is 1/f equal to n minus 1 by r1 minus 1 by r2। यहाँ r1 r2 क्या है, where r1 and r2, capital R1 and R2 are the radii of curvature of two स्फेरिकल सरफेसेस ऑफ द लेंस। इस लेंस के दोनों वक्र सतहों का, वक्र पृष्ठों का वक्ता त्रिज्याएँ हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर है दोनों वक्र पृष्ठों का। पहले वक्र पृष्ठ का R1 है, कैपिटल R1, दूसरे वक्र पृष्ठ का R2 है। तो फार्मूला है 1/f इक्वल टू, ये फार्मूला हमें डिराइव करना है, लेकिन जो फार्मूला हमें यूज करेंगे वह सिंगल सरफेस से रिफ्लेक्शन का फार्मूला है
N2/V उस फार्मूला को लिखना चाहिए, N2/V माइनस N1/U इक्वल टू N2 माइनस N1/R। और इसके हेल्प से हम लेंस मेकर फार्मूला 1/F इक्वल टू N-1 1/R1 माइनस 1/R2 ऑब्टेन करेंगे। लेकिन उसके पहले इस फार्मूला को इस लेंस के दोनों सरफेस से रिफ्रैक्शन के लिए यूज करना होगा और उसे फिर ऐड कर देना होगा, जोड़ देना होगा, जो रिजल्ट आएगा दोनों सरफेस पर अप्लाई करके तो लेंस मेकर फार्मूला होगा। ये फार्मूला इस फार्मूला को हम सपोज करते हैं, इस फार्मूला को इसको A मान लेते हैं, इस फार्मूला को स्मॉल a। अब इसको अप्लाई करते हैं फर्स्ट सरफेस रिफ्रैक्शन के लिए। ड्यू टू रिफ्रैक्शन यूजिंग दिस फार्मूला फॉर रिफ्रैक्शन एट द फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस ऑफ द लेंस के पहले स्फेरिकल सरफेस AO1B पर रिफ्रैक्शन के लिए इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे। और उस सिचुएशन में लाइट रे पॉइंट ऑब्जेक्ट से चल करके एयर से लेंस में जा रही है, तो फर्स्ट मीडियम हो जाएगा कौन? एयर। मतलब N1 की जगह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर होता है 1, लिखे भी हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर N इक्वल टू 1। तो फर्स्ट मीडियम N1 की जगह 1 हो जाएगा और सेकेंड मीडियम हो जाएगा लेंस, जो कि लाइट एंटर किया है एयर से लेंस में। तो नाउ रिफ्रैक्शन एट refraction at the first spherical surface AO1B of the convex lens और यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है कहाँ से? रिफ्रैक्शन हो रहा है, लाइट रे ट्रेवल कर रहा है एयर टू लेंस। यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है एयर से लेंस में, रिफ्रैक्शन एयर टू लेंस मटेरियल में हो रहा है, लेंस के अंदर हो रहा है जो कि ग्लास का बना हुआ है। लेंस एयर टू लेंस हो रहा है। देयरफॉर यूजिंग दिस फार्मूला N2 अब सेकेंड मीडियम हो जाएगा, एयर फर्स्ट मीडियम, लेंस को सपोज करेंगे सेकेंड मीडियम, तो N2 इक्वल टू N। और लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम स्मॉल n सपोज किए हैं, इसे म्यू भी लिखा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। तो N2 इक्वल टू N हो गया। और N1 फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन के कारण लेंस के कॉन्वेक्स लेंस AB के फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस AO1B से रिफ्रैक्शन के कारण इमेज कहाँ फॉर्म होता? I' पर फॉर्म होता, अगर लेंस का दूसरा स्फेरिकल सरफेस नहीं होता तो V की जगह V' यहाँ पर फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन के लिए V की जगह इमेज डिस्टेंस हो गया फर्स्ट सरफेस के लिए V' माइनस अब N1 इज 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? N इक्वल टू 1। तो नाउ N1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। तो चूंकि लाइट रे एयर से जा रहा है लेंस में, तो एयर फर्स्ट मीडियम है और लेंस सेकेंड मीडियम है, तो इसलिए N1 इक्वल टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1, एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1 और U इज इक्वल टू U। यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एक्चुअल है, पॉइंट ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। और यहाँ हमने ऐसे साइन कन्वेंशन से U को निगेटिव होना चाहिए, V और V' को पॉजिटिव होना चाहिए, और यहाँ तीनों को निगेटिव होना चाहिए कॉन्केव लेंस के केस में। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फर्स्ट सरफेस रिफ्रैक्शन के कारण I', सेकेंड सरफेस रिफ्रैक्शन के कारण I। लेकिन चूंकि इस फार्मूला को हमने डिराइव किया था N2/V माइनस N1/U इक्वल टू N2 माइनस N1/R, तो इसमें माइनस प्लस का यूज, माने न्यू साइन कन्वेंशन का यूज करके ये फार्मूला ऑब्टेन हुआ है। इसलिए कि यहाँ पर केवल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए न्यू साइन कन्वेंशन का मैंने यूज नहीं किया है, केवल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का जो सिंबल होता है उसको U लिखा है और इमेज डिस्टेंस के सिंबल को भी लिखा है। तो अब राइट हैंड साइड में चलें। N2 मीन्स सेकेंड मीडियम इज लेंस, फर्स्ट मीडियम इज एयर ड्यू टू रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस ऑफ द लेंस के पहले गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के लिए पहला माध्यम होगा हवा, फर्स्ट मीडियम, और सेकेंड मीडियम लेंस होगा, चूँकि लाइट रे P से चल करके, एयर से चल करके लेंस में इंटर की है। तो N2 इज लेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस विच इज N माइनस N1 इज एयर N-1 एंड R इज R1 हो गया फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस लेंस का AO1B का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो कि कैपिटल R1 है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसको A सपोज कर लिए थे ऐसे ही, क्योंकि इसको हम प्रीवियस टॉपिक में हमने यूज किए थे, डिस्कस किया था, और इसका यूज यहाँ पर हो रहा है, किया जा रहा है। तो ये आपका रिजल्ट आ गया फर्स्ट सरफेस रिफ्रैक्शन के लिए। नाउ यूजिंग रिफ्रैक्शन, सिमिलरली रिफ्रैक्शन एट द सेकेंड सरफेस ऑफ द लेंस, similarly using equation A for the refraction, similarly for
for refraction at the second spherical surface of the convex lens, जिसमें कि लाइट लेंस से इमर्ज हो रही है, बाहर रिफ्लेक्ट होकर के निकल रही है एयर में, और फाइनल इमेज पॉइंट ऑब्जेक्ट पी का पॉइंट इमेज ही रियल इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के आई पॉइंट पर फॉर्म हो रहा है। तो इसलिए फर्स्ट मीडियम हो जाएगा, लाइट रे लेंस से एयर में जा रही है, ट्रेवल कर रही है, तो फर्स्ट मीडियम लेंस हो जाएगा जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n है, n1 इजकल टू n। अब n2 इजकल टू 1 हो जाएगा एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। फर्स्ट सरफेस रिफ्लेक्शन के लिए n1 फर्स्ट मीडियम एयर था, तो n1 इजकल टू 1, और सेकेंड मीडियम लेंस था, तो लेंस के मटेरियल ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n है, तो n2 इजकल टू n था, n1 इजकल टू 1 था एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अब जब सेकेंड सरफेस से लेंस के सेकेंड सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो फर्स्ट मीडियम अब हो जाएगा लेंस, तो n1 इजकल टू n, और सेकेंड मीडियम एयर हो जाएगा, क्योंकि जिसमें लाइट ये इमर्ज कर रहा है, रिफ्लेक्ट होकर के निकल रहा है, लाइट निकल रही है, तो सेकेंड मीडियम एयर को सेकेंड मीडियम मानेंगे, तो n2 इजकल टू 1 हो जाएगा, n1 इजकल टू लेंस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो कि n है, n1 इजकल टू n। तो यूजिंग द फार्मूला वी हैव, यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है कहाँ से, लेंस से, रिफ्लेक्शन हो रहा है लेंस टू एयर। तो यूजिंग द फार्मूला which is expressed in as equation A, n2 by v, that is second medium is air, n2 is equal to 1। इक्वेशन 1 में ही, A में ही इसको हम यूज कर रहे हैं, इक्वेशन A का ही यूज कर रहे हैं यहाँ लेंस के सेकेंड सरफेस से रिफ्लेक्शन का के केस में। तो n2 इजकल टू 1, एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 हो गया, और फाइनल इमेज तो आई पर ही फॉर्म हुआ, तो v इजकल टू v, इमेज डिस्टेंस सेकेंड सरफेस रिफ्लेक्शन के कारण 1 बाई v माइनस n1, इक्वेशन ए में n1 फर्स्ट मीडियम अब हो गया, लेंस हो गया जिसका रिफ्लेक्टिव लेंस है, चूँकि एयर में लाइट रे ट्रेवल कर रही है, तो फर्स्ट मीडियम अब लेंस हो गया, तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n है, n1 इजकल टू n, और u के जगह v डैश हो जाएगा, i डैश वर्क्स, i डैश कैन बी i डैश सेकेंड स्फेरिकल सरफेस के फ्रंट में है, सामने है, इसलिए i डैश वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा, किसके लिए, सेकेंड सरफेस के लिए, लेंस के सेकेंड स्फेरिकल सरफेस ए और टू बी के लिए। तो यू के जगह अब होगा आई डैश का डिस्टेंस v डैश है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का एक्ट करेगा, जैसा एक्ट करेगा आई डैश, क्योंकि सेकेंड सरफेस के सामने है, जबकि एक्चुअल ऑब्जेक्ट पी सेकेंड सरफेस के बैक में पीछे हो जा रहा है। और इजकल टू राइट हैंड साइड में n2 इजकल टू 1 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, माइनस n1 इजकल टू n रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ glass, that is lens material, upon r equal to r2 is the refractive radius of curvature of the second spherical surface of the lens। लेंस के दूसरे गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है स्मॉल कैपिटल R2। अब दोनों सरफेस से लेंस के रिफ्लेक्शन का, सिंगल सरफेस से लेंस के सिंगल स्फेरिकल सरफेस से रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला जो इक्वेशन ए में लिखा है हमने, उसको यूज कर लिया इसमें फर्स्ट लेंस के फर्स्ट सरफेस के लिए भी और सेकेंड सरफेस के लिए सेपरेटली। अब दोनों को हम कंबाइन कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो पूरा लेंस के, चूँकि लेंस दोनों स्फेरिकल सरफेस से के कम्बिनेशन से फॉर्म हुआ है, इसलिए पूरे लेंस से रिफ्लेक्शन का फार्मूला होगा, और जो रिजल्ट होगा वो लेंस मेकर फार्मूला होगा, लेंस मेकर्स फार्मूला, लेंस निर्माण सूत्र जिसको हिंदी में कहा जाता है। Now adding equations 1 and 2, adding equations 1 and 2, equations 1 and 2, we get n2 by v, इसको ऐड कर दें लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में, RHS को RHS में, n2 by v माइनस n1 by u प्लस LHS को LHS में करेंगे, सॉरी n by v डैश, n बाई वी डैश जो इक्वेशन ए से हमने ऑब्टेन किया था इक्वेशन 1, तो ये रिजल्ट है n बाई वी डैश, n बाई वी डैश इक्वेशन 1 का LHS माइनस 1 बाई यू प्लस सेकेंड इक्वेशन का LHS 1 बाई वी माइनस n बाई वी डैश इक्वल्स टू n माइनस 1 बाई R1
प्लस 1 माइनस एन, इक्वेशन 2 का RHS है 1 माइनस एन अपॉन R2, दैट इज RHS ऑफ इक्वेशन 2 इज, और यहाँ पर प्लस n बाई वी डैश और माइनस n बाई वी डैश कैंसिल हो गया, और 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल्स टू n बाई n माइनस 1, इसमें कॉमन कर लेते हैं तो ये हो गया 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, इसलिए कि n माइनस 1 कॉमन करते हैं, यहाँ 1 माइनस एन है तो इसको लिखा जा सकता है, माइनस अगर बाहर कर लेते हैं सेकेंड टर्म में तो माइनस n माइनस 1, इसलिए n माइनस 1 दोनों टर्म में बाहर किया जा सकता है, तो 1 बाई R1 यहाँ हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन ले रहे हैं तब इसको माइनस n माइनस 1 लिखा जा सकता है 1 माइनस एन को, और 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू आप जानते हैं पिछले पार्ट में ही मैंने डिराइव किया था थिन लेंस फार्मूला, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इजकल टू 1 बाई एफ, देयरफॉर 1 बाई एफ, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू की जगह 1 बाई एफ लिख दिए, इजकल टू n माइनस 1, n इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, दैट इज मटेरियल ऑफ द प्रिज्म विच इज ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस विच इज ग्लास, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n हो गया, और 1 बाई R1 लेंस के फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर और लेंस के दूसरे स्फेरिकल सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है, तो दिस इज द लेंस मेकर फार्मूला, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, और यही हमें डिराइव करना था, दिस इज लेंस मेकर फार्मूला। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लॉन्ग क्वेश्चन में आइदर 3 मार्क्स और 5 मार्क्स में, यूजुअली 5 मार्क्स में ही डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स एग्जामिनेशंस में, कहीं भी किसी भी स्टेट में बोर्ड एग्जामिनेशन में इसे पूछा जाता है, और CBSE बोर्ड के लिए भी में 3 मार्क्स में डेरिवेशन में इसे पूछा जा सकता है या इस पर प्रॉब्लम पूछा जा सकता है। तो किसी भी बोर्ड के लिए, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, ICSE बोर्ड हो या स्टेट बोर्ड्स हो ऑल ओवर इन इंडिया, कहीं किसी भी एग्जामिनेशन के लिए 12 एग्जामिनेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज लेंस मेकर फार्मूला, दिस इज लेंस मेकर फार्मूला, लेंस मेकर्स फार्मूला, मेकर्स फार्मूला। अब इस पर ऑब्जेक्टिव हो सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है कि फोकल लेंथ का कोई वेवलेंथ से कोई लगाव है, कोई रिलेशन है, तो हाँ है। यहाँ पर n माइनस 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एफ है, f जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एफ है, यहाँ n माइनस 1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो f इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n माइनस 1 यहाँ, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वह वेवलेंथ के स्क्वायर के डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कॉची फार्मूला से n इजकल टू, कॉची फार्मूला है n इजकल टू a प्लस बी, a एंड b आर कॉचीज कॉन्स्टेंट अपॉन लेमडा स्क्वायर, तो n इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, दैट इज यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस मटेरियल दैट इज ग्लास, तो ये लेमडा स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और यहाँ n बाई माइनस 1 जो है f के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो n, तो कहने का मतलब है कि n माइनस 1 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई लेमडा स्क्वायर, और यहाँ फोकल लेंथ भी n माइनस 1 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए फोकल लेंथ ऑफ द लेंस वो होगा, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा लेमडा स्क्वायर के, क्योंकि यहाँ पर f भी n माइनस 1 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और n जो है 1 बाई लेमडा स्क्वायर, n इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई n इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा स्क्वायर, दैट इज 1 बाई लेमडा स्क्वायर, तो इसलिए f जो होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा बाई लेमडा स्क्वायर होगा, इसलिए फोकल लेंथ लेंस का जो फोकल लेंथ है वह लेमडा, जिस कलर का लाइट के लिए वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसके लिए ज़्यादा होगा, तो रेड लाइट के लिए वेवलेंथ ज़्यादा होता है लेमडा का वैल्यू, तो रेड लाइट के लिए जो फोकल लेंथ लेंस का होगा वह ज़्यादा होगा f, और वायलेट लाइट या ब्लू लाइट का वेवलेंथ कम होता है, तो सबसे कम वायलेट का होता है, उसके बाद ब्लू का, तो वैसी स्थिति में वायलेट लाइट के लिए वेवलेंथ सबसे कम है, तो वायलेट लाइट के लिए जो फोकल लेंथ होगा लेंस का वह सबसे कम होगा। अब हम देख सकते हैं कि पावर के साथ क्या रिलेशन है वेवलेंथ का, तो पावर जो होता है वह 1 बाई एफ होता है, पावर जो होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, और पावर का ऐसा यूनिट अगर फोकल लेंथ को मीटर में एक्सप्रेस किया जाए तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर, तो यहाँ पर f जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, माने पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू f, तो f इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, दैट इज f इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई p, तो देयरफॉर फोकल लेंथ तो यहाँ प्रोपोर्शनल है लेमडा स्क्वायर के, लेकिन अब पावर जो होगा वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 बाई एफ, दैट इज 1 बाई लेमडा स्क्वायर, दैट इज पावर यहाँ f इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई p,
तो पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/f, इसलिए चूँकि f प्रोपोर्शनल टू लेमडा स्क्वायर है, इसलिए पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ² हो जाएगा। ये रिजल्ट हो गया पावर में रिलेशन हो गया लेंस का पावर और वेवलेंथ के बीच में। तो अगर वेवलेंथ इंक्रीज करेगा तो पावर घटेगा, वेरिएशन ऐसा हो सकता है। अगर वेवलेंथ इंक्रीज करेगा पावर घटेगा, पावर ऐसा इस ढंग का ग्राफ हो जाएगा। इधर आप वेवलेंथ रखें एक्स एक्सिस पर और इधर पावर रखें वाई एक्सिस पर। तो वेवलेंथ बढ़ने के साथ लाइट का वेवलेंथ इंक्रीज करेगा तो पावर घटेगा, चूँकि फोकल लेंथ तो लेमडा स्क्वायर वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर का, लेकिन पावर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि पावर होता है फोकल लेंथ का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है 1/f लेंस का पावर। इसलिए लेंस का जो पावर होगा वह वेवलेंथ के इन्वर्सली, वेवलेंथ के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, दैट इज p वेरीज एज 1/λ²। मतलब वेवलेंथ बढ़ेगा लाइट का, पावर जो है घटेगा। इसका मतलब है रेड लाइट के लिए लेंस का पावर, रेड लाइट के लिए जब यूज होगा तो लेंस का पावर जो है कम होगा रेड लाइट के लिए, क्योंकि रेड लाइट का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है। तो लेमडा सबसे ज़्यादा होगा रेड लाइट के लिए, तो 1/λ² है, तो डिनोमिनेटर का वैल्यू बढ़ेगा तो न्यूमरेटर का वैल्यू घटेगा, तो पावर कम हो जाएगा। तो रेड लाइट के लिए लेंस का पावर कम हो जाएगा, जबकि रेड लाइट के लिए फोकल लेंथ सबसे ज़्यादा होगा रेड का, जैसा कि मैंने बताया, चूँकि एफ वेरीज एज एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू λ²। और ब्लू लाइट के लिए, ब्लू लाइट का वेवलेंथ कम होता है, सबसे कम वॉयलेट का होता है, लेकिन वॉयलेट जो है बहुत आई के प्रति उतना सेंसिटिव नहीं होता, आई कैच नहीं कर पाता है। वॉयलेट का इतना ज़्यादा स्कैटरिंग होता है कि आई उसे कैच नहीं कर पाता है, इसलिए उसके बाद ब्लू आता है, वॉयलेट, उसके बाद इंडिगो, उसके बाद ब्लू आता है। तो कहने का मतलब है कि जब वॉयलेट लाइट यूज होगा या ब्लू लाइट यूज होगा तो उसका वेवलेंथ चूँकि कम होता है, इसलिए उसके लिए पावर लेंस का ज़्यादा होगा। जबकि रेड लाइट यूज होगा तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा रेड लाइट का होता है 7800 एंगस्ट्रम। इसलिए रेड लाइट जब यूज होगा तो λ² का वैल्यू ज़्यादा होगा, तो 1/λ² का वैल्यू कम होगा, तो लेंस का पावर कम हो जाएगा। जबकि ब्लू लाइट या वॉयलेट लाइट यूज होगा या इंडिगो, तो उस सिचुएशन में लेंस के लिए लेंस का पावर जो है ज़्यादा होगा। तो ये कुछ रिलेशन हो गया फोकल लेंथ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ, जिसको कि शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में इससे रिलेटेड हो सकता है, पूछा जा सकता है। नाउ सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस फार्मूला। Now some problems based on the lens maker formula we have already derived in this part. First of all, an NCERT text problem which is 9.7, seventh problem of ninth chapter, which is double convex lenses are to be manufactured from a glass of refractive index 1.55 with both faces of the same radius of curvature. What is the radius of curvature required if the focal length to be 20 cm? तो इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी बाई कॉन्वेक्स लेंस है जिसका दोनों सरफेस कॉन्वेक्स है, उसको कंस्ट्रक्ट करना है एक ग्लास से, ग्लास मटेरियल से। लेंस मटेरियल यहाँ ग्लास है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n = 1.55 है। तो हेयर इट इज़ गिवन n = 1.55। और ये प्रॉब्लम काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, जिसको CBSE बोर्ड एग्जाम में 2017 में पूछा गया, पहले भी एक बार पूछा गया था, और बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड एग्जामिनेशन 2014 में भी इसे 3 मार्क्स में पूछा गया था, क्योंकि उस साल 2014 में CBSE पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे गए थे बिहार बोर्ड की परीक्षा में, 12 एग्जामिनेशन में। और 2017 में इधर हाल में भी पूछा गया है CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन में, और किसी भी बोर्ड में ये पूछा जा सकता है। तो डबल कन्वेक्स लेंस कंस्ट्रक्ट करना है। डबल कन्वेक्स लेंस है, देखिए डबल दोनों सरफेस इसका कन्वेक्स है, ये डबल कन्वेक्स लेंस है, इसका फर्स्ट सरफेस है, सेकंड सरफेस है। अब फर्स्ट सरफेस का देखें तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा फर्स्ट सरफेस का, जिस स्फेरिकल हॉलो स्फेयर का ये पोर्शन है, तो उसका सेंटर राइट साइड में होगा इसके पोल से, इसलिए इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर उस सिचुएशन में फर्स्ट सरफेस का पॉजिटिव होगा। ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये C, इसका पोल हो गया यहाँ पर, ये पोल P माने, या पोल इसका फर्स्ट सरफेस का पोल O1 मान लें।
तो ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा R1 यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, R1 इक्वल टू पॉजिटिव फर्स्ट सरफेस के लिए। और सेकेंड सरफेस के लिए सिचुएशन देखें तो सेकेंड सरफेस जो लेंस का है, दूसरा कॉन्वेक्स सरफेस, तो उसका जो जिस हॉलो स्फीयर का ये एक पार्ट है, ये कॉन्वेक्स सरफेस, उस हॉलो स्फीयर का सेंटर अब इसके लेफ्ट हो, इसके पोल से लेफ्ट होगा। इसका पोल मान लेते हैं सेकेंड स्फीयरिकल सरफेस का वो 2, और सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका इधर होगा। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 मान लेते हैं, इसका C2। तो और पूरे लेंस का ऑप्टिकल सेंटर बीच में होगा। तो अब ये चूँकि ये लेफ्ट है, न्यूटन कन्वेंशन के अनुसार ये सेकेंड सरफेस के पोल से लेफ्ट में है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सेकेंड सरफेस का, इसलिए ये जो डिस्टेंस होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर सेकेंड सरफेस का हम सपोज किए हैं R2, तो R2 जो है निगेटिव हो जाएगा। तो इस साइन कन्वेंशन का इस फार्मूला में, लेंस मेकर फार्मूला में यूज करना होगा, अदरवाइज जो प्रॉब्लम है उसका आंसर गलत आ जाएगा। तो डबल कन्वेक्स लेंस मैन्युफैक्चर करना है ग्लास से, एक कांच से, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है n इक्वल टू, इट इज़ गिवन n इक्वल टू 1.55, और सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर है, मतलब R1 इक्वल टू R2 सेम है, लेकिन उस सेम को हम चूँकि R1 इक्वल टू R2 सेम है तो उसे हम सपोज करते हैं कि वह रेडियस ऑफ कर्वेचर ईच सरफेस का, ईच स्फेरिकल सरफेस ऑफ द बोथ ईच स्फेरिकल सरफेस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस का, जो कि बाई कॉन्वेक्स लेंस है, दोनों सरफेस स्फेरिकल है, तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है R1 R2, तो उसको हम R सपोज कर दिए। लेकिन न्यू साइन कन्वेंशन के अनुसार R1 जो होगा, जिसका जैसा कि हमने दिखलाया है, R1 पॉजिटिव होगा क्योंकि उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर फर्स्ट सरफेस का राइट साइड में है, तो R1 इक्वल टू प्लस R1 प्लस R, चूँकि R1 R2 R सपोज कर लिए हैं, एंड R2 इक्वल टू सेकेंड सरफेस का R2 निगेटिव हो जाएगा क्योंकि इसका सेकेंड सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर ये C2 ये लेफ्ट साइड में है। तो न्यू साइन कन्वेंशन से जो भी डिस्टेंस पोल के लेफ्ट में होता है, लाइट के डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होता है लेफ्ट टू राइट वो पॉजिटिव होता है, और राइट टू लेफ्ट जो डिस्टेंस होता है दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट इज टेकन एज निगेटिव, उसको निगेटिव माना जाता है, -R। अब फोकल लेंथ भी दिया हुआ है, तो कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है पॉजिटिव होता है, +20 cm, यस इट इज गिवन +20 cm रेडियस फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव +20 cm। अब हमें R1 R2 का वैल्यू इसमें मालूम करना है, और n तो दिया ही है। यूजिंग द लेंस मेकर फार्मूला, यूजिंग लेंस मेकर फार्मूला, यूजिंग द लेंस मेकर फार्मूला, लेंस मेकर्स फार्मूला, मेकर्स फार्मूला, and formula is 1/f is equal to n minus 1/r1 minus 1/r2. Now putting the values given, 1/f, f is equal to 20 plus 20, n is equal to 1.55 minus 1/r1, the r1 is plus r, and r2 can be taken, r2 is taken to be minus r according to the new sign convention. Now we have 1/20 equals to 1.55 minus 1, that is 1.55 में से -1 कर लेंगे तो 0.55 हो जाएगा। तो we have, और 1/20 equals to 1.55 minus 1, that is 0.55 मल्टीप्लाइड बाई 1/r प्लस 1/r, 1/r माइनस प्लस हो जाएगा 1/r, दैट इज 2/r, और 1/20 इक्वल्स टू 55 इंटू 2, दैट इज 110, और 2 प्लेस पर डिसमल है तो 1.10 अपॉन कैपिटल R, दैट इज 1.10 कैन बी रिटन एज 1.1, 1.10 को 1.1 लिखा जा सकता है केवल। Therefore, R equals to radius of curvature of each surface, convex surface of the lens, जो कि दोनों का सेम है रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो लेंस को कंस्ट्रक्ट करना है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, तो R1 R2 दोनों का वैल्यू R ही है, तो R इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाई 1.1, और ये पॉइंट से इसका डिसमल कैंसिल हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, क्योंकि 1.1 को 11/10 लिखा जा सकता है, तो ये समाप्त हो गया, 0 पॉइंट से डिसमल से न्यूट्रलाइज हो गया, तो 11 इंटू 2 डेट इज 22 cm। तो जो लेंस कंस्ट्रक्ट करना है बाई कॉन्वेक्स लेंस जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम रखना है, तो उसका
रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वह हो जाएगा 22 cm। दिस इज द आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ each surface of the each curved surface of the lens by convex lens is 22 cm. Now next problem based on the lens maker formula, that is problem 2, and this problem is also asked in CBSE board 12 board examination 2007. It is already asked। और इस टाइप का प्रॉब्लम डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स में भी काफ़ी पूछा जाता है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट ये भी प्रॉब्लम है स्टेट बोर्ड्स के भी ख्याल से, जैसे कि यूपी बोर्ड्स में, पंजाब बोर्ड्स में, तो इस टाइप का क्वेश्चन, और अदर्स बोर्ड्स में भी इस टाइप का क्वेश्चन प्रॉब्लम पूछे जाते हैं कि कोई लेंस है, एयर में उसका फोकल लेंथ दिया है, अब उसको पानी में, वाटर में या कोई दूसरा लिक्विड में इमर्ज करेंगे तो उसके फोकल लेंथ पर क्या इफेक्ट होगा। तो किसी लिक्विड में जब लेंस को इमर्ज किया जाता है, उसको डुबोया जाता है, तो उसका फोकल लेंथ बढ़ जाता है। जैसे कि वाटर में, तो वाटर में अगर किसी कॉन्वेक्स लेंस को कॉन्वेक्स लेंस को इमर्ज किया जाता है, डुबाया जाएगा किसी कॉन्वेक्स लेंस को, तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ 4 टाइम्स से इंक्रीज कर जाता है। अगर हम सपोज किया जाए कि यदि किसी कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ एयर में 15 सेंटीमीटर है, तो उसी कॉन्वेक्स लेंस को अगर वाटर में इमर्ज कर दिया जाए, वाटर में डुबा दिया जाए, तो उसका फोकल लेंथ 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, माने 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। 4 टाइम्स फोकल लेंथ इन एयर, फोकल लेंथ इन वाटर FW इक्वल टू 4 टाइम्स फोकल लेंथ इन एयर। तो अगर किसी कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ एयर में 15 सेंटीमीटर है, तो पानी में उसे डुबाएंगे तो 60 सेंटीमीटर हो जाएगा, 15 × 4। तो उसी पर बेस्ड ये प्रॉब्लम है, जो कि लास्ट प्रॉब्लम है इस पार्ट का, जिसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, और स्टेट बोर्ड के लिहाज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और CBSE बोर्ड में भी इसे पूछा गया है। इस टाइप का क्वेश्चन और भी पूछे गए हैं, बराबर पूछे जाते हैं। द प्रॉब्लम इज ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हैज फोकल लेंथ ऑफ 18 सेंटीमीटर इन एयर दिया है। इट इज गिवन focal length of the convex lens in air is FA is equal to 18 centimeter. Focal length of convex lens is positive. Convex lens का focal length पॉजिटिव होता है, प्लस 18 सेंटीमीटर एयर में दिया है। F इज द सिंबल ऑफ फोकल लेंथ, A फॉर एयर, हवा के लिए है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, N का जो वैल्यू है, N ऑफ ग्लास, कॉन्वेक्स लेंस ग्लास से बना है, तो NG दिया है आपको 1.5, और NG केवल दिया है तो इसका समझना चाहिए कि किसके रिस्पेक्ट में होगा, एयर के रिस्पेक्ट में होगा। NG दिया है तो इसका मतलब इसे समझना चाहिए एयर, NG मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो एयर NG हो गया, ANG हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू रिलेटिव टू एयर। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस व्हेन इट इज इमर्ज्ड इन वाटर, मतलब FW मालूम करना है। जब वाटर में इमर्ज कर देंगे लेंस को, कॉन्वेक्स लेंस को, तो उसका फोकल लेंथ मालूम करना है। जैसा कि मैंने बताया कि जब लेंस को, कॉन्वेक्स लेंस को, इस लेंस को लिक्विड में इमर्ज करेंगे तो उसका फोकल लेंथ बढ़ जाता है। वाटर में इमर्ज करने पर कॉन्वेक्स लेंस का 4 टाइम्स से इंक्रीज हो जाता है। अदर लिक्विड में भी उसी अनुसार, जैसे बेंजीन में इमर्ज करेंगे तो उसमें भी इंक्रीज, उससे भी ज़्यादा इंक्रीज होगा, नियरली 8 टाइम्स हो जाता है फोकल लेंथ में इंक्रीज। तो और इसमें जो वाटर में है, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है NW मीन्स NW को लिख सकते हैं किसके रिस्पेक्ट में होगा, ये भी एयर के रिस्पेक्ट में होगा, तो NW इज इक्वल टू 4/3, और 4/3 को आप लिख सकते हैं 1.33, 3 से 4 में 3 से डिवाइड करने पर 1.33। तो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव फोकल लेंथ एयर में, वाटर में इमर्ज करने पर ये कैलकुलेट करना है। नाउ आप यूज कर सकते हैं इन एयर लेंस मेकर फार्मूला, यूजिंग लेंस मेकर फार्मूला इन एयर। तो फॉर एयर क्या होगा, इन एयर लेंस मेकर फार्मूला इज 1/FA हो जाएगा, और ये इक्वल टू म्यू या N लिख सकते हैं, यहाँ N हमने सिंबल लिया है तो N यूज करेंगे, NG। और मीडियम कौन सा है, एयर है, तो एयर को लिख देंगे ऊपर में, या NGA भी लिखा जा सकता है, यहाँ A को बाद में भी, या A को ऊपर लिख दीजिए, या G के बगल में भी लिखा जा सकता है। -1 लेंस मेकर फार्मूला इज 1/R1 -1/R2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1।
ये एयर के लिए हो गया। और एयर के लिए इसको जो वैल्यू है इसका 1/FA दिया है आपको 18 सेंटीमीटर, 1/18 वैल्यू पुट कर देते हैं, इक्वल टू एयर ANG रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इन एयर इज रिलेटिव टू एयर 1.5 -1 1/R1 -1/R2, 1.5 - 1 is 0.5 और 1/18 equals to 1.5 - 1 that is 0.5 into 0.5 into 1/R1 - 1/R2। R1 R2 कॉन्वेक्स लेंस के दोनों कर्व सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है। नाउ व्हेन द लेंस इज इमर्ज्ड इन वाटर of refractive index 1.33. So now using lens maker formula in air, in water. Now in water lens maker formula use करें, in water 1/FW, और FW ही मालूम करना है। FW क्या है? फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, कॉन्वेक्स लेंस इन वाटर। FW इज फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन वाटर, कॉन्वेक्स लेंस इन वाटर, 1/FW। अब यहाँ जो होगा म्यू या एन लिख रहे हैं, एन हम यहाँ यूज किए हैं, ऐसे म्यू सिंबल भी यूज किया जा सकता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए। लेकिन अब होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ग्लास का ही होगा, लेकिन अब मीडियम हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। तो NGW लिख सकते हैं, या W को ऊपर लिख दें और G को नीचे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर -1 1/R1 -1/R2। यहाँ R1 R2 नहीं दिया है, लेकिन बहुत सा प्रॉब्लम हो सकता है कि उसमें R1 R2 दे दिया रहे। ऐसा प्रॉब्लम बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स में, यूपी बोर्ड्स में काफ़ी पूछा, पंजाब बोर्ड्स में भी काफ़ी पूछा, CBSE बोर्ड में भी पूछा, R1 R2 का वैल्यू दे दिया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, F का वैल्यू दिया है तो म्यू का वैल्यू निकालना है, ऐसा भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसी फॉर्मूला पर वो भी बन जाएगा। तो नाउ वी कैन राइट 1/FW इक्वल्स टू WNG को हम लिख सकते हैं यहाँ पर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, NG/NW। इसको मैंने पहले भी बतला चुका है पिछले पार्ट्स में। तो NG/NW हो गया। 1N2 को हम लिख सकते हैं N2/N1। तो उसी आधार पर WNG दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, NG बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, कांच का अपवर्तनांक बटा जल का अपवर्तनांक, -1 1/R1 -1/R2। नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज और 1/FW इक्वल्स टू NG इज 1.5 upon NW is given 4/3 या 1.33, 4/3 लिखते हैं, -1 1/R1 -1/R2 और FW इक्वल्स टू, और FW 1/FW और 1/FW इक्वल्स टू 3 ऊपर चला जाएगा, यहाँ 3 1.5 इंटू 3 दैट इज 4.5 अपॉन 4 -1 1/R1 -1/R2 और ये हो जाएगा 1/FW और 1/FW इक्वल्स टू 4.5 - 4 दैट इज 0.5, 4.5 LCM 4 हो जाएगा, 4.5 - 4 अपॉन 4, 4.5 - 4 इक्वल टू 0.5/4 1/R1 -1/R2। अब 0.5 अपॉन 4 हो जाएगा, यहाँ नीचे 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5/40 दैट इज 1/8 हो जाएगा। इसको हम कैंसिल करा दें तो 1/8 हो गया, 1/8। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इक्वेशन 2 में हम इसको डिवाइड कर दें, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दें। इक्वेशन 1 यहाँ पर था 0.5, यहाँ इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं। FW मालूम करना है तो 1 में 2 को डिवाइड कर देंगे, हमको रिजल्ट आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, फोकल लेंथ ऑफ वाटर, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन वाटर। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, डिवाइडिंग ये प्रॉब्लम है, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1।
वी गेट 1/FW, 2 में 1 को डिवाइड करना है, 1 में 2 को डिवाइड करना है, 1 से 2 में करें डिवाइड, FW ऊपर चला जाएगा, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, तो 1 में है 1/18, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड करेंगे अपॉन 1/FW इक्वल्स टू 2 से भी 1 में कर सकते थे तो फिर उसको पलटना पड़ता, और 1/1 इक्वेशन 1 में 2 से करेंगे तो सीधे FW ऊपर चला जाएगा। तो इक्वेशन 2 0.5, यहाँ देखिए 0.5, 5/10, 1/2 हो जाएगा, 1/2, 0.5 को 1/2 लिखा जा सकता है, 1/R1 माइनस 1/R2 अपॉन, उधर हो गया 1/8, 0.5/4 दैट इज 1/8, जैसे 0.5 को हमने 1/2 लिखा है यहाँ, तो 1/8, 1/R1, 1/R1 माइनस 1/R2, ये कैंसिल हो गया, 1/R1, 1/R2, 1/R1 माइनस 1 माइनस 1/R1 माइनस 1/R2 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में भी 1/R1 माइनस 1/R2 कैंसिल हो गया, और FW ऊपर चला जाएगा, FW अपॉन 18 इक्वल्स टू 8/2, 8 भी ऊपर चला जाएगा, 8/2 दैट इज 8/2 दैट इज 4, 2 से कैंसिल हो गया 4, देयरफॉर FW इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस व्हेन इट इज इमर्ज्ड इन वाटर, जब उत्तल लेंस को पानी में डुबा दिया जाए वाटर में, तो फोकल लेंथ कितना हो गया 4 टाइम्स इंटू 18, जैसा कि मैंने पहले ही बतलाया था कि जब कॉन्वेक्स लेंस को वाटर में डुबोएंगे, इमर्ज करेंगे, तो उसका फोकल लेंथ एयर के रिस्पेक्ट में जो फोकल लेंथ होगा उसका 4 टाइम्स हो जाएगा। तो देखिए 4 टाइम्स आ गया यहाँ, फोकल लेंथ इन एयर था 18 था, तो 18 मल्टीप्लाइड बाई 4 दैट इज 72, जो एयर में उस कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर था, उसी कॉन्वेक्स लेंस को अगर वाटर में इमर्ज कर देंगे तो उसका फोकल लेंथ हो गया 18 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 18 दैट इज 4 मल्टीप्लाइड बाई फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन एयर, हवा में जो लेंस की फोकस दूरी थी 18 सेंटीमीटर, उसमें 4 से मल्टीप्लाई 4 टाइम्स हो गया, तो देयरफॉर 72 cm आंसर। इसलिए इससे जो रिजल्ट मिला कि अगर किसी कॉन्वेक्स लेंस को अगर हम पानी में डुबाएंगे तो ऑब्जेक्टिव ही बन सकता है इससे, तो उसका फोकल लेंथ कितना गुना बढ़ जाएगा, कितने टाइम से बढ़ जाएगा, बढ़ तो जाएगा ये तो क्लियर है, लेकिन कितने से बढ़ जाएगा, तो 4 टाइम से बढ़ जाएगा, तो डैट इज, इससे आंसर तो हो गया, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस कॉन्वेक्स लेंस इन वाटर इज 4 × 18 cm दैट इज 72 cm। तो इस रिजल्ट को हम इन जनरल लिख सकते हैं FW इक्वल टू 4 टाइम्स फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन एयर, FW इक्वल टू 4 टाइम्स फोकल लेंथ इन एयर, मतलब लेंस को, कॉन्वेक्स लेंस को वाटर में डुबाएंगे तो उसका फोकल लेंथ हवा की अपेक्षा 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो इसे ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि किसी लेंस को अगर द्रव में डुबाया जाएगा या पानी में डुबाएगा तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी, कितनी गुना बढ़ जाएगा ऐसे भी आ सकता है, तो 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो फोकल लेंस बढ़ेगा तो लेंस का, अगर उसी को आ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि अगर किसी कॉन्वेक्स लेंस को वाटर में डुबाया जाए तो उसकी क्षमता क्या होगी, ऑप्शन हो सकता है। तो चूँकि फोकल लेंथ बढ़ रहा है तो फोकल लेंथ जो होता है, पावर जो होता है 1/f होता है, लेंस की क्षमता जो होती है पावर इक्वल टू 1/f। अब फोकल लेंथ बढ़ रहा है नीचे, देखिए फोकल लेंथ डिनोमिनेटर में बढ़ेगा तो पावर घटेगा, तो किसी भी उत्तल लेंस को अगर हम वाटर में डुबोते हैं, इमर्ज करते हैं, तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगा लेकिन उसका पावर घट जाएगा, क्योंकि पावर इक्वल टू रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ का। और इसी के साथ ये पार्ट समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।